ओके, तो मॉड्यूल में तुम लोग का क्या स्टेटस है? तुम लोग ज्वाइन किए हो या फिर अभी तक मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में तुम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? डिजिटल कम्युनिकेशन में ज्वाइन तुम लोग किए हो कि नहीं अभी तक? पता नहीं मैम, खोले नहीं है मॉड्यूल। मॉड्यूल तुम लोग नहीं खोले हो, ठीक है। ओके, मॉड्यूल अगर अभी तक नहीं खोले हो तो मॉड्यूल में अब आज से ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हुआ है तो फिर से सब कुछ पहले की तरह मॉड्यूल में ही होगा। ठीक है, तुम लोग तो मॉड्यूल से हैबिचुएटेड हो, पहले भी तुम लोग मॉड्यूल में देखे थे क्या करना है कैसे करना है। आई डोंट थिंक तुम लोग को फिर से बताना पड़ेगा। सबको, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है मॉड्यूल में? हेलो, नो मैम। ओके, तो फिर से हम मॉड्यूल में अगर डिजिटल कम्युनिकेशन में 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट में तुम लोग अगर ऐड नहीं हुए हो तो हम एज ए सब्जेक्ट टीचर तुम लोग को ऐड कर देंगे और उसके बाद जो भी सारा जो भी नोट्स है वो तुम लोग को मॉड्यूल में मिल जाएगा। ओके, मॉड्यूल में फिर से हम लोग क्विज करेंगे जैसे हम लोग करते थे 3rd और 4th सेमेस्टर में। मॉड्यूल में सेम होगा, क्विज भी होगा। अच्छा, स्क्रीन मेरा दिख रहा है सभी को? जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन का सिलेबस जो भी स्क्रीन अभी हम शेयर किए हुए हैं सभी को दिख रहा है? देख रहे हैं मैम। ओके, वेरी नाइस। तो ठीक है, तो ये था हम लोग का सिलेबस जिसमें मॉड्यूल 1 मेरा कंप्लीट, यूनिट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका था। यूनिट 1 का जितना भी सारा नोट्स है तुम लोग को मिल जाएगा। सारा सारा नोट्स मेरा मॉड्यूल में अपलोडेड है। जैसे ही हम तुम लोग को ऐड करेंगे धीरे धीरे सारा नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? यूनिट 4 स्टार्ट किए थे, है कि नहीं? यूनिट 4 में हम लोग क्या किए थे? एएसके मेरा हो गया था, हम लोग को एफएसके करना था, एफएसके पीएसके ये सब करना था। लेकिन अभी क्योंकि एएसके पीएसके जो भी है इसका जो नोट्स है वो नोट्स मेरा रेडी नहीं है, तो अभी हम चाहेंगे कि मॉड्यूल 4 को हम यहीं पे छोड़ दे, उसका नोट्स हम रेडी कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास भी ये नोटिफिकेशन नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस तुम लोग का अचानक से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए मेरा नोट्स भी रेडी नहीं था। एक आध वो है एस के जो कि टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है उसका नोट्स रेडी हो चुका है, तो किसके बेसिस में पढ़ाएंगे उसके हिसाब से अभी हम लोग जंप कर जाते हैं फिर से यूनिट 2 में। ओके, जो कि है मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, हाँ नीतीश बोलो। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा, फिर से प्लीज रिपीट करो। आवाज कट रहा था वही बोल। अभी क्लियर है? हाँ मैम अभी क्लियर। ओके, तो यूनिट 2 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन में यूनिट 2 में दिख रहा है। यूनिट 2 में क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। फिर यूनिट 3 4 कंप्लीट करके फाइनली हम लोग यूनिट 2 3 कंप्लीट करके फाइनली हम लोग फिर से एएसके एफएसके जो कि मेरा यूनिट 4 है, डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, उस पे हम लोग फिर से जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिट 2। ओके, तो यूनिट 2 में मेरा जो पहला टॉपिक है दैट इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग रेट। तो सैम्पलिंग अगर बताएंगे, देखो जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्क्रीन में सभी को क्लियरली दिख रहा है? स्क्रीन में सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस मैम।
जस्ट अ सेकंड। अभी स्क्रीन शेयर करना है फिर से, ओके। ओके, अभी दिख रहा है सभी को क्लियरली? यस मैम। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का था उस पे हम लोग देखे थे, पहला है मेरा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेरा क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग सैम्पलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं। सैम्पलिंग मेरा क्या था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सैम्पलिंग मेरा क्या था, माउस है, माउस टच पैड में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो मेरा पास क्या था, डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दो सिग्नल के बारे में बात करते हैं। और वो दोनों सिग्नल मेरा क्या क्या होता है, एक रहता है मेरा बेसबैंड सिग्नल और दूसरा रहता है मेरा मैसेज सिग्नल। एक होता है मेरा मैसेज सिग्नल जिसको हम लोग बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं, उसके साथ मेरा क्या रहता है, उसके साथ मेरा एक सिग्नल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, और दोनों को मिलाने के बाद जो सिग्नल हम लोग को मिलता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है, अब हम लोग क्योंकि जिसमें हम लोग और भी क्या देखते हैं कि ये जो मैसेज है और या फिर जो कैरियर है, ये जो दो मैम साउंड क्लियर नहीं आ रहा। हाँ हेलो, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, क्या प्रॉब्लम है? साउंड मैम कट कट के आ रहा है। साउंड कट कट के आ रहा है तो स्टेबल है अभी, अभी क्लियरली सुनाई अभी दे ठीक रहा है। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। देखिए डिस्टेंस, कैमरा ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है इसलिए माइक्रोफोन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो मैसेज सिग्नल जो है वो मेरा क्या था, हम लोग क्या बोले कि मेरा जो बेसिकली कम्युनिकेशन में मेरा क्या होता है, दो टाइप ऑफ सिग्नल रहता है। एक है मेरा मैसेज सिग्नल, दूसरा है मेरा कैरियर सिग्नल, जो कि हम लोग स्क्रीन में अभी लिखे हैं। तो मैसेज सिग्नल और दोनों को मिलाने के बाद जब हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं तो जो मेरा जो सिग्नल मिलता है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फाइन, तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है, ये जो कैरी मैसेज और कैरियर है, ये दोनों जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल का अगर हम फिर लोग, आवाज कट रहा है। अकेले तुम्हारा ही कट रहा है कि सभी को ये प्रॉब्लम हो रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम हो रहा है। सभी को प्रॉब्लम हो रहा है? एक सेकंड, नेट का स्पीड चेक करने दो। नेट का स्पीड करने दो। वाला वायरलेस में आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये जो मेरा दोनों टाइप ऑफ सिग्नल्स है, या एक तो कैरियर है, दूसरा मेरा मैसेज सिग्नल है, दोनों सिग्नल क्या हो सकता है, या तो एनालॉग हो सकता है या तो डिजिटल हो सकता है। तो फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल दोनों ही केस मतलब एनालॉग होता है, और डिजिटल टेक्निक्स में मेरा क्या हो जाता है, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में मेरा क्या हो जाता है, जो मेरा सिग्नल है उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। और कैरियर जो है, कैरियर को भी मैक्सिमम केसेस में हम लोग कॉमनली जनरली क्या होता है, उसको हम लोग
कंटिन्यूअस सिग्नल या फिर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल में यूज करते हैं। और समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि कैरियर को हम लोग डिजिटल कैरियर लेते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी उसी चीज के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक का जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे भी बेसिकली दोनों टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में पहले बताया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऑब्वियसली जो सिग्नल टाइम के साथ कांस्टेंट है या फिर टाइम के साथ जिसका एक कंटिन्यूअस, कांस्टेंट नहीं, टाइम के साथ जिसका एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, मींस अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये जो मेरा ड्राइंग है तो एक्स एक्सिस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज लाइक दिस। ठीक है, अब क्या है, हमको एक सिग्नल ड्रॉ करना है, तो सपोज दिस इज माय सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो y एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या है, इसका टाइम है, और जो यहाँ पे हम लोग ये जो मेरा y एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर मेरा टाइम है और y एक्सिस में अगर इसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज x एंड दिस इज y, तो एक्स एक्सिस में इसका टाइम है और y एक्सिस में अगर एम्पलीट्यूड है, तो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ये सिग्नल जो हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन में, इसको देख के हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर क्या देख सकते हैं कि इसका हर एक टाइम इंस्टेंट में, मतलब ये टाइम एक्सिस का कोई भी छोटा से छोटा पार्ट ले लो, उसमें क्या है, ये जो सिग्नल हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं या फिर जो सिग्नल यहाँ पे गिवन है मेरे पास, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका वैल्यू क्या है, इसका एम्पलीट्यूड का हर एक जगह में इसका एम्पलीट्यूड है, वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वैरी कर रहा है, इनफैक्ट हर एक जगह में उसका वैल्यूज है। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ सिग्नल को, या फिर जिसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि ड्यू टू सम रिसेंट एडवांस डेवलपमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी ओवर पास्ट few decades, the inexpensive, lightweight, programmable and easily reproducible discrete time signals are available. Therefore, the processing of discrete time signals is more flexible and is also preferable to processing the continuous time signal. तो क्या है कि नेचुरली, और हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम लोग जो भी सिग्नल्स को लेके काम करते हैं या फिर जो भी सिग्नल्स के अराउंड हम लोग का सारा चीज कंसर्न है इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, वो है मेरा ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं, जो कुछ हम लोग देख सकते हैं, जो कुछ हम लोग सुन सकते हैं, सिर्फ उसी के अराउंड हम लोग का जो भी कंसर्न है वो मूव कर रहा है हम लोग। और कम्युनिकेशन का जो मेन टारगेट है या फिर मेन एम है, वो बेसिकली क्या था कि हम कुछ बोल रहे हैं, मेरा थोड़ा डिस्टेंस में कोई है, उसी चीज को वो सुनना चाहता है। और ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक जगह कोई एक जन कुछ बोल रहा है, कुछ गाना गा रहा है, कुछ डांस कर रहा है, कुछ भी घटना घट रही है, उसको हम लोग सभी को दिखाना चाहते हैं या फिर सुनाना चाहते हैं, यही था। तो ऑब्वियसली क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, तो जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं या फिर देख रहे हैं या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि टाइम के साथ साथ या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस में कंटिन्यूअस वे में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उस सारे घटना को अगर हम लोग को किसी और जगह में दिखाना है, तो वो ऑब्वियसली वो जो सिग्नल्स जनरेट होगा वो क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। लेकिन ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या फिर प्रोसेस करने का जो प्रोसीड्यूर्स था या फिर जो भी टेक्निक्स अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। क्या है कि ये जो सारे टेक्नोलॉजीज था, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा हाईली वेट था, मतलब उसको लेके हम लोग ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ और एक प्रॉब्लम जो हम लोग को मैक्सिमम केसेस में फेस करना पड़ता है, वो ये है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज।
नॉइज में क्या होता है, और हम लोग को और एक चीज क्या पता है कि जब हम लोग डिस्क्रीट टाइम मतलब सॉरी जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जो जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो कोशिश हम लोग करते हैं, तो उस कोशिश में मेरा क्या हो जाता है कि मेरा जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स है उसका एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो कि काफी लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रेवल कराने के लिए मतलब बहुत हाई हाइट ऑफ एंटेना हाइट जो है, एंटेना हाइट काफी ज्यादा होना जरूरी है, और उतना ज्यादा काफी हाइट का एंटेना डिजाइन करना, उसमें उसका जो उतना हाई पावर का एंटेना डिजाइन करना समटाइम्स क्या है, इट्स वेरी मच समटाइम्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जिसके कारण मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मिक्स करके उसको मॉड्यूलेट करके उसके बाद ही हम लोग उसको भेजते हैं। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी और नॉइजेस जो भी है, नॉइजेस आर व्हाट, noises are nothing but unwanted signals, जो ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो कि हम लोग के लिए डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल नहीं है मींस व्हाट, ऐसा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो कि मेरा ओरिजिनल जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ मिक्सिंग होके उसका जो ओरिजिनल नेचर है, उसका ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंजेस ला रहा है। तो इसीलिए क्या है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को जब हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, उसको ऑलरेडी हम लोग एक सिग्नल के साथ मिक्सिंग करके उसको मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उसका नेचर को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे फिर से उसके साथ अगर और भी ज्यादा अनवांटेड सिग्नल्स अगर मिक्सअप हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां से उससे फिर से उसको रिकवरी करना जो है हम लोग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ से जो मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है वो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लेके अगर हम लोग काम करते हैं या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में बेसिकली दो ही स्टेट होता है, एक स्टेट 1 और एक स्टेट 0। जहां पे उसको एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज स्टेट 1, और जहां पे उसको एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा दैट विल बी स्टेट 0। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लेके काम करते हैं तो फिर बाद में सारे पॉइंट्स को, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि सपोज ये एक मेरा सिग्नल है, अब यहाँ पे हम लोग इसका कुछ पॉइंट्स में वैल्यू को लेंगे और कुछ पॉइंट्स में वैल्यू को नहीं लेंगे। तो अगर हम लोग मान लो इसका ये वाले पॉइंट पे वैल्यू लेते हैं, कोई ये वाला पॉइंट पे वैल्यू लेते हैं या फिर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे, ऐसे करके अगर इसको अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इसका वैल्यू लेंगे बाकी और जगह पे नहीं लेंगे, तो उस जहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगा जिस टाइम इंस्टेंस में उसको अगर हम लोग काउंट करके रखेंगे और बाद में सारे को अगर जोड़ देंगे तो मुझे टोटल ग्राफ मिल सकता है, जैसे कि हम लोग लैब में करते हैं। जब लैब में हम लोग को कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है जैसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली जो चेंज होता है उसको क्या काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में या फिर कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट का वैल्यू कितना आ रहा है उसको लेते हैं, और फाइनली सारे को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ देने के बाद हम लोग को जो डिजायर्ड मेरा ग्राफ है या फिर डिजायर्ड जो कंटिन्यूअस चेंज इन वैल्यूज है उस वैल्यूज को हम लोग देख सकते हैं या फिर उस वैल्यूज को हम लोग ऑब्जर्व करते सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्टोरी है वो यहाँ का स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम है कि यहाँ पे भी जो मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो क्या है, हर एक टाइम इंस्टेंस में उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अलग अलग टाइम इंस्टेंस में मतलब थोड़ा टाइम के लैप्स में मतलब थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को भी रिकवर कर सकते हैं, और अगर हम लोग पूरा जो मेरा सिस्टम है उसको अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या है, हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिल रहा है और बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटीज भी हम लोग को मिल रहा है। तो इसीलिए मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि कंटिन्यूअस सिग्नल से उसको डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना। तो ये जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका जो पहला प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज द सैम्पलिंग। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है इन नोट्स, which implies in practice, although we have a large number of continuous time signal, but we prefer processing of discrete time signal. Obviously, क्योंकि अगर उसको हम लोग और continuous signal को अगर हम लोग discrete time signal में convert करके उसको उससे हम लोग उसको process करेंगे या फिर उसको भेजेंगे, जो भी करेंगे, तो वो हम लोग के लिए ज्यादा helpful है, ज्यादा easy है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उसको हम लोग हेलो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, क्या हुआ, फिर से नहीं सुनाई दे रहा है? यस मैम, बीच बीच में कट हो जा रहा है। कट हो जा रहा है, क्या करें? ठीक है, आज का दिन एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट डे से हम मतलब अभी एक्चुअली वाईफाई में मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, उसमें क्लास ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे से हम वाइड कनेक्शन इसका कर लेंगे। ठीक है, अभी क्लास चलते चलते तो उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर से क्लास हैम्पर होगा, तो आज का क्लास थोड़ा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट डे से आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो तो देखो, which implies although we have large number of continuous time signal but we prefer processing of discrete time signal, और उसके लिए क्या है, for this purpose we should able to convert a continuous time signal into discrete time signal obviously, and this is solved by a fundamental mathematical tool known as sampling theorem। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, एक प्रोसेस है या फिर एक मैथमेटिकल टूल है जो क्या है, जिसके हेल्प से या फिर जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को या फिर एक एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में या फिर एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सैम्पलिंग थ्योरम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिग्नल प्रोसेसिंग, हम लोग बोलते हैं ये जो प्रोसेसेस है इसको। एंड विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल मे बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द नॉलेज। दिस means that sampling theorem provides a mechanism for representing a continuous time signal by discrete time signal। तो बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम सिग्नल एक को ड्रॉ करके बताएंगे, हम क्लास में भी इससे पहले तुम लोग को बता चुके हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम में बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो ये है कि ये जो मेरा सिग्नल है, इस सिग्नल को हम लोग अलग अलग टाइम इंस्टेंस के हिसाब से उसको तोड़ देते हैं। तो अगर अलग अलग टाइम इंस्टेंस के हिसाब से इसको तोड़ देंगे तो ये मेरा जो सिग्नल है ये कुछ इस आफ्टर सैम्पलिंग ये जो सिग्नल है ये कुछ इस तरीके से दिखने में रहेगा, लाइक दिस। मीन्स बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि जहाँ पे हर एक जगह में या फिर हर एक टाइम इंस्टेंसेस में क्या था, ये जो पूरा सिग्नल है उसका हर एक जगह में एक वैल्यू था, उसका एम्पलीट्यूड का एक वैल्यू था। सारे वैल्यूज को हम लोग काउंट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके उसका पोर्शन को ऑमिट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में उसका वैल्यू लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में उसको वैल्यू नहीं लेते हैं। अब बाद में अगर रिकवरी करना होगा, और ये जो जहाँ पे पोर्शन में उसका एम्पलीट्यूड है दैट इज एम्पलीट्यूड 1 एंड जहाँ पे नहीं है दैट इज 0। ठीक है,
So sampling theorem extremely important and useful in signal processing. With the help of sampling theorem, a continuous time signal may be completely represented and recovered from the knowledge. This means the sampling theorem provides a mechanism for representing a continuous time signal by discrete time signal. Obviously, यहाँ पे क्या है, continuous time signal को हम लोग discrete time signal से represent कर सकते हैं. And that's why sampling theorem may be viewed as a bridge between continuous time signal and discrete time signal, obviously. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. The concept of sampling provides a widely used method for using discrete time signal system technology to implement continuous time system and process the continuous time signal. Obviously यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे methods हम लोग कुछ use कर रहे हैं जो for using the discrete time signal to implement continuous time signal. मतलब ये जो sampling है कि यहाँ पे continuous time signal हम लोग input में दे रहे हैं और after sampling हम लोग को एक discrete time signal जो है वो output में मिल रहा है. And we utilize sampling to convert a continuous time signal to a discrete time signal, process the discrete time signal using a discrete time system, and then convert back to continuous time signal. तो sampling theorem में basically हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग का क्या है, जो मेरा सिस्टम है, जो भी मेरा साउंड जनरेट हो रहा है, सारा साउंड क्या है, एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. जो भी साउंड जनरेट हो रहा है, जो भी वीडियो सिग्नल जनरेट हो रहा है, सारा क्या है, एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. लेकिन हम लोग का प्रेफरेंस क्या है, जो मेरा सिस्टम है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो है या फिर जो डिजिटल सिस्टम्स है, डिजिटल सिस्टम्स क्या है, मोर कंपैटिबल, मोर फ्लेक्सिबल, मतलब उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा सैम्पलिंग है, पहले हम लोग सैम्पलिंग करके उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को क्या करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको भेजने का जो भी प्रोसेस है, जो भी है वो सब करेंगे. फिर एट द रिसीवर, ये तो हो गया मेरा ट्रांसमीटर एंड के लिए. उसके बाद फिर से क्या है, मेरा रिसीवर एंड है. तो रिसीवर एंड में फिर से हम लोग क्या करेंगे, वो डिजिटली कन्वर्टेड, प्रोसेस्ड, मॉडिफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो सिग्नल है उस सिग्नल को हम लोग फिर से क्या करेंगे, मतलब रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना. और रिसीव करने के बाद फिर से उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से या फिर डिजिटल सिग्नल से उसको हम लोग को कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कन्वर्ट बैक टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देन कन्वर्ट बैक टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. क्योंकि जो मेरा सिग्नल जनरेट हुआ था वो किस फॉर्म में जनरेट हुआ था, वो एक एनालॉग फॉर्म में या फिर कंटिन्यूअस टाइम फॉर्मेट में जनरेट हुआ था. तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हम लोगों को क्या करना है, उसको फिर से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनालॉग वेव फॉर्म इनटू द फॉर्म that is compatible with a digital communication system start with sampling the waveform to produce a discrete pulse amplitude modulated waveform. तो ये सैम्पलिंग ही जो है या फिर सैम्पलिंग थ्योरम ही जो है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि जो मेरा एनालॉग वेव जो जनरेट हुआ था, उस एनालॉग वेव को डिजिटल सिस्टम के लिए वो कंपैटिबल बनाता है और फाइनली फिर से वो क्या करता है कि उसको फाइनली वो फिर से क्या करता है, उसको रीजनरेट मतलब उसको फिर से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करके या फिर उसको कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर से वो क्या करता है, उसको फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. अब देखो सैम्पलिंग क्या बोल रहा है, sampling of the signals is a fundamental operation in signal processing. A continuous time signal is first converted to discrete time signal by sampling process, and the sufficient number of samples of the signal must be taken so that the original is represented in its samples completely. तो देखो यहाँ पे दो वेव हम लोग ड्रॉ किए हैं. जो ब्लू वाला वेव है दैट इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, और जो पिंक वाला वेव है जो कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं वो है मेरा एक
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम, और ये ब्लू सिग्नल से हम लोग पिंक सिग्नल को पा सकते हैं और पिंक सिग्नल से हम लोग फिर से उसको ब्लू सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते, मतलब कर पाए, ऐसा करके हम लोग को पिंक सिग्नल को या फिर जो मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम लोग को लेना है, बेसिकली उसी बेसिस में वैल्यूज को लेना है। तो देखो अगर मान लो एक सैंपल, और ये जो हर एक छोटा छोटा पार्ट है, इस हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल्स। मींस दिस इज अ सैंपल, ये एक सैंपल हो गया, ये दूसरा सैंपल हो गया, ये मेरा हो गया तीसरा सैंपल, ये हो गया चौथा सैंपल एंड सो ओके। तो ये जो सैंपल्स है, ये हर एक जो मतलब जिसको एम्पलीट्यूड 1 है, हर एक चीज को हम लोग बोलते हैं सैंपल्स। ओके, तो ये जो सैंपल्स है, सैंपल्स मेरा क्या है, सैंपल्स का वैल्यू को हम लोग को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, तब हम लोग को सैंपल्स को कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा सो दैट जब हम लोग डिजिटल सिग्नल से फिर से एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट करें तो हम लोग ऑलमोस्ट एक्यूरेट जो मेरा ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल था उसको रिकवर कर पाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स मस्ट बी टेकन ऑफ द फ्रॉम द सिग्नल। जो मेरा सिग्नल था उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स मेरा होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक सैंपल हम लोग यहाँ पे ले लिए, दूसरा सैंपल यहाँ पे ले लिए और तीसरा सैंपल यहाँ पे ले लिए। अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मान लो एक सैंपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मान लो इस सिग्नल को देके हम लोग एक सैंपल इस सिग्नल से मान लो एक सैंपल यहाँ पे लिए, फिर कितना दूर में जाके एक सैंपल यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे इतना दूर में जाके एक सैंपल यहाँ पे लिए। तो अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से हुआ, एक सैंपल यहाँ पे लिए, एक सैंपल हम लोग लिए यहाँ पे, और जो हम लोग तीसरा सैंपल है वो यहाँ पे ले लिए, फिर एक सैंपल ले लिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो क्या हम लोग इससे जो मेरा ओरिजिनल ये मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा ब्लू वाला सिग्नल है, उस ब्लू वाला सिग्नल को क्या हम लोग रिकवर कर पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब इसका पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में गया। ये जो एक सैंपल है, ये सैंपल एग्जैक्टली कहाँ का है, ये यहाँ इसके बाद इसमें कितना ड्रॉप हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर इससे ज्यादा हुआ कम हुआ। अगर इतना दूर दूर में हम लोग सैंपल लेंगे तो ऑब्वियसली वो जानना या फिर उससे रिकंस्ट्रक्ट करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग जब हम लोग करेंगे तब हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग सैंपल्स लेंगे कि वो सैंपल्स मेरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल्स हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स हो, सो दैट जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करे। मींस ऑफिशियल ओरिजिनल जो एनालॉग सिग्नल है उसको उसी वे में रिप्रेजेंट करे, और उससे हम लोग उस ओरिजिनल जो मेरा मैसेज सिग्नल था या फिर है उस मैसेज सिग्नल को हम लोग फिर से रिकवर कर पाए। ठीक है, also it should be possible to recover or reconstruct the original signal completely from its samples. The number of samples to be taken depends on maximum signal frequency represent in the signal. Okay, the number of samples to be taken depend on the maximum signal frequency represent on the signal. और ये जो हम लोग सैंपल्स लेंगे वो भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी के साथ भी उसका डिपेंड करता है। एंड सैम्पलिंग थ्योरम गिव्स द कंप्लीट आइडिया। अच्छा, टाइम कितना बचा हुआ है? 4 मिनट। अच्छा, 4 मिनट के बाद तुम लोग फिर से रिजॉइन करना एक 5-10 मिनट के लिए, ठीक है? So sampling theorem gives the complete idea about the sampling of the signals, different types of samples,
are also taken like ideal samples, nature samples and flat top samples. तो ये जो सैंपल्स है या फिर जो सैम्पलिंग थ्योरम है उसमें अलग अलग टाइप ऑफ सैंपल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है मेरा नेचुरल सैंपल्स, एक होता है आइडियल सैंपल्स। आइडियल सैंपल्स मींस ये जहाँ पे ये जो भी सैंपल्स यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, these are ideal samples। मतलब थोड़ा बड़ा करके अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, देखो अगर इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखो व्हाइट बोर्ड में अब अगर इसको हम लोग नॉर्मली सैम्पलिंग करेंगे, तो अगर नॉर्मली हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो मेरा सैंपल्स कैसा हो जा रहा है, लाइक दिस। देखो इसका नेचर देखो, नेचर क्या है कि हर एक जो सैंपल्स है, सैंपल किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो सैंपल्स है, पर्टिकुलर ये जो हर एक पिंक सैंपल्स के अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक 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 आइडियल सैंपल्स है भी बोल सकते हैं इसको, एक नेचुरल सैंपल भी बोल सकते हैं। दो तीन टाइप का सैंपल, तीन टाइप का बेसिकली सैंपलिंग होता है। एक है आइडियल सैंपल, एक है मेरा नेचुरल सैंपलिंग और तीसरा है मेरा फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो आइडियल सैंपलिंग और नेचुरल सैंपलिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें बेसिकली क्या है कि सैंपल्स का जो टॉप है वो टॉप क्या कर रहे हैं, उसके टॉप का जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो क्या है, एग्जैक्टली कंप्लीट, एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है मींस ये एक आइडियल सैंपलिंग है। आइडियल मींस क्या होता है, जो परफेक्ट होता है। और नेचुरल सैंपलिंग में मैक्सिमम क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें नॉइजी हो सकता है। लेकिन जो मेरा फ्लैट टॉप सैंपलिंग होगा, अच्छा टाइम मतलब लेस देन 1 मिनट है तो कभी भी ये कट सकता है, तो तुम लोग उसके बाद फिर से रीजॉइन करना, ओके। आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे, उसके बाद क्लास को हम छोड़ देंगे, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा सैम्पलिंग है ये एक नेचुरल सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही सबको ज्वाइन करना बोलो जल्दी। सबको ज्वाइन करना बोलो। सो ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये था मेरा सैम्पलिंग। ठीक है, ये है मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि, और ये जो सिंगल सिंगल है इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल दीज आर सैंपल्स। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर सैंपल्स को लेते हैं तो पर्टिकुलर सैंपल का जो नेचर है वो क्या है। सैंपल का देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है स्टार्टिंग पॉइंट, एक है एंडिंग पॉइंट। बेसिकली ये जो पॉइंट है, आई थिंक स्क्रीन सभी को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सैंपल स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंपल मेरा एंड हो रहा है। और ये जो थ्रू आउट द टाइम कि ये मेरा अगर इस टाइम इंस्टेंस में अगर सैंपल स्टार्ट हो रहा है और ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में अगर सैंपल एंड हो रहा है, तो थ्रू आउट द टाइम, जितना टाइम में इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं, उसमें मेरा क्या हो रहा है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड में जो भी वेरिएशंस है, वो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन किस तरीके से है। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है जो मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो वेरिएशन है, या फिर जो मेरा उसमें उसका एम्पलीट्यूड में जो भी वेरिएशन है उसके हिसाब से है। मतलब आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है, इससे हम लोग को एक चीज में डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, और वो ये है कि कंटिन्यूअसली वहां पे भी अगर वेरी करेगा, तो अगर यहाँ, और सेकेंडली हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे सैंपल्स का वैल्यू है उसको हम लोग, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में या फिर डिजिटल सिस्टम में उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलेंगे 1, और जहाँ पे वैल्यू नहीं है उसको अगर हम लोग 0 बोलेंगे। तो वहां पे भी क्या है कि कंटिन्यूअस टाइम का बात रह गया है कि जितना देर तक वो सिग्नल्स वहां पे जितना दूर वहां पे सैंपल्स का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी वेरिएशन हो रहा है। तो इस ये जो कॉम्प्लिकेसी है, ये जो डिफिकल्टी है, इसको नलीफाई करने के लिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में ये जो हर एक सैंपल है, उस सैंपल का जो टॉप पोर्शन है, उस टॉप पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है। और फ्लैट किया जाता है किसके बेसिस में, इसको फ्लैट करने के लिए एक सर्किट हम लोग यूज करते हैं, जिस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट, होल्ड सर्किट। ठीक है, तो ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम लोग यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सर्किट है, जहां से सैंपल स्टार्ट होता है उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है, या फिर उसी वैल्यू को रिमेम्बर करके रखता है, कितना देर तक, जब तक उसको फिर से 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो जब वो आकर 0 मिल जाएगा तो वो भी वो वैल्यू को 0 कंसीडर करेगा, फिर से उसको जहां पे मिलेगा उसी वैल्यू को वो पकड़ के रखेगा या फिर होल्ड करके रखेगा, और फिर से जब तक कंटिन्यूअसली उसको वैल्यूज मिलते रहेगा, 1 मिलते जाएगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिलते जाएगा, तब तक वो उसको होल्ड करके रखेगा, और अगर 0 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये जो सैंपल्स का टॉप पोर्शन है, अगर एक सैंपल को हम लोग अलग से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे like this, अगर हम लोग एक सैंपल को यहां से ड्रॉ करेंगे, मान लो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए, और इसको थोड़ा बड़ा करके ही ड्रॉ करते हैं, तो हर एक सैंपल हम लोग को समझने में आसानी होगा।
मान लो ये खाली मेरा पॉजिटिव साइड हो गया। हम लोग हर एक सैंपल को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पोजीशन में आने के बाद वो क्या करेगा, इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करके रखेगा, फिर से जब उसको 0 नहीं मिल जाता। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि यहाँ पे इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक उसको ऐसा नहीं मिल जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा इतना दूर के लिए, फिर से 0, यहाँ पे भी सेम रहेगा इतना दूर के लिए 0। तो फिर मेरा सैंपल, फ्लैट टॉप सैंपल जो सिग्नल हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा। ये वाला थोड़ा स्ट्रेट होगा, यहाँ पे नहीं किए हम लोग, मतलब ड्राइंग में मेरा थोड़ा ये हो गया। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करने के बाद अगर उसी सेम सैंपल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा सैंपल्स कुछ तरीके से दिखने में रह जाएगा, हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा, लाइक दिस रेड सिग्नल। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि हर एक जो सैंपल है, सैंपल का जो टॉप पोर्शन है, सैंपल का टॉप पोर्शन को हम लोग फ्लैट कर दे रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू में ला रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक सैंपल के लिए कोई भी पर्टिकुलर क्या बोले, उसमें भी कोई वेरिएशंस नहीं रह जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वांटाइजेशन करते हैं, जिसपे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हर एक सैंपल्स है, सैंपल्स को अलग अलग लेवल में डिफाइन करेंगे, लेवल डिफाइन करेंगे। मतलब मान लो जो मैक्सिमम है उसको हम लोग 5, लेवल 5 अगर बोलेंगे, तो उसके हिसाब से बाकी जो सैंपल्स का जो हाइट है, उस हाइट को हम लोग अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से डिवाइड करने से क्या होगा कि हम लोग बोल सकेंगे कि उसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज का हम लोग को जरूरत है, पर्टिकुलर लेवल को हम लोग वहां पे डिफाइन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाता है मेरा क्वांटाइजेशन का प्रोसेस। नाउ बैक टू द नोट। तो देखो ये 3 टाइप ऑफ सैंपल्स हुआ। तो सैम्पलिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द स्टेटमेंट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम कैन बी गिवन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द बैंड लिमिटेड सिग्नल अगर फाइनाइट एनर्जी, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा जो सिग्नल्स है वो बैंड लिमिटेड क्यों है, बैंड लिमिटेड मींस व्हाट, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल है, तो ऑब्वियसली उसका जो बैंडविड्थ है वो भी एक लिमिटेड होगा। तो इसीलिए इस सिग्नल को एक बैंड लिमिटेड सिग्नल बोला जा रहा है। A band limited signal of finite energy which has no frequency components higher than FM hertz. Obviously एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, हम लोग उसको बोलते हैं FM, and is completely described by samples values at uniform intervals less than or equals to 1/2 FM second. और हर एक जो सैंपल्स हम लोग लेंगे वो कितना, टोटल सैंपल्स का कितना हो सकता है, एक यूनिफॉर्म इंटरवल में लेंगे। ऐसा नहीं कि एक सैंपल हम लोग 1 सेकेंड में लिए तो दूसरा सैंपल ले लिए 10 सेकेंड में। अगर लेंगे तो 1 सेकेंड के इंटरवल में लेंगे, अगर लेंगे तो 10 सेकेंड के इंटरवल में लेंगे, अगर लेंगे तो 20 सेकेंड के इंटरवल में हर एक सैंपल का वैल्यू होना चाहिए। वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में या फिर अनइवन फॉर्मेट में सैंपल्स का वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो सैंपल्स का वैल्यू है वो कितना होगा, 1/2 ऑफ FM सेकेंड्स अपार्ट। मतलब उसका अगर फ्रीक्वेंसी FM हर्ट्ज है तो उसका हर एक सैंपल का बीच में का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1/2 ऑफ FM सेकेंड।
Okay, and second point is a band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than FM Hertz may be completely recovered from the knowledge of its samples taken at the rate of twice of FM seconds per second. और जब हम लोग को रिकवरी करना होगा तो रिकवरी करने के टाइम हम लोग कौन से रेट में लेंगे सैंपल्स का वैल्यू twice of FM. बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैंपल्स का अगर 1/2 FM मतलब डिस्टेंस में अगर लेंगे तो जब रिकवरी करेंगे तो वो क्या होगा उसका डबल जो क्या बोलेंगे रिकवरी के टाइम क्या है उसका जो डबल रेट में उसका वैल्यूज को हम लोग उठाएंगे सो दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट और रिकवर द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. ओके, so the first part represents the representation of the signal in its samples or minimum sampling rate required to represent the continuous time signal into its samples. Obviously जो पहला स्टेटमेंट है वो हम लोग को प्रोसेस बता रहा है कि कैसे हम लोग एक एनालॉग सिग्नल से उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं. और जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब फिर से हम लोग को जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है उसको रिकवर करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम लोग सैंपल्स का जो रेट है उसको क्या रखेंगे. और कंबाइन ऑफ टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में बी कंप्लीटली रिप्रेजेंट in its samples and is recovered back if the sampling frequency is fs. sampling frequency को अगर हम लोग fs से डिनोट करते हैं तो fs will be greater than equals to twice of fm. ठीक है, तो मेरा जो उसका और FM क्या है मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है या फिर जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी और FS जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो जो मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकता है या तो ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो सकता है या तो उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है. और ये नीचे वाले पार्ट में सैम्पलिंग थ्योरम का प्रूफ है जो कि तुम लोग को सिलेबस में नहीं है. अगर तुम लोग देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो. ठीक है, लेकिन ये जो प्रूफ है इसलिए हम क्रॉस करके रखे हुए हैं. हमको जब बना रहे थे नोट्स मेरा पहले से बना हुआ था तो इसीलिए तुम लोग के लिए जब अपलोड किए तो इसमें हम लोग क्रॉस मार दिए कि ये तुम लोग के लिए जरूरत नहीं है. और हियर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट सैम्पलिंग थ्योरम जो कि तुम लोग एक बार रीडिंग मार लेना. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज क्लास. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का फिर से आज कौन सा डे है थर्सडे है सैटरडे को. ओके, रूटीन जो तुम लोग का ऑफलाइन रूटीन जो था ऑनलाइन रूटीन तुम लोग के लिए सेम है और 2:10 से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास लेंगे ईटोडी सर. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं.